माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई। हमें इस बात की आपत्ति है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसी क्या बात कही जिसको साक्ष्य मानकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, झूठ को कितनी भी साफगोई से क्यों ना बोला जाए, एक ना एक दिन सच उस पर भारी पड़ जाता है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा था, चुनाव सुधार पर जब मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा था तो स्पीच देने से पहले आधी रात को मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फोन किया था। उनसे एक सवाल पूछा था। सवाल यही था कि क्या 2014 से लेकर अब तक विपक्षी नेताओं की ओर से उन्हें कोई सुझाव दिया गया। इस पर ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह को जवाब दिया। उस जवाब का पोस्टमार्टम दिग्विजय सिंह ने सबूत के साथ कर दिया। जो सबूत उन्होंने दिखाए उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, ये सरकार चकमा देने में माहिर है, टंग ट्विस्ट करने में माहिर है, एक तरह से उलझाती है। पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा उसे सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने रात को भाषण देने के पहले एक रात को मैंने माननीय चुनाव आयोग से पूछा, तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया, ना कोई प्रस्ताव आया। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय सभा हमारे अध्यक्ष जी को 21 पत्र वो की प्रति दे रहा हूं, जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशन दिए गए चुनाव आयोग को, उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ। मैंने खुद ने 24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आपकी इजाजत से मैं सारे ये पत्र जो हैं, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई। हमें इस बात की आपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपकी इजाजत से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, या तो एक संवैधानिक हमारे चुनाव आयोग माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहा है, या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं तो माननीय सभापति जी आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी पार्टी से इजाजत चाहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग ने अगर गृह मंत्री जी गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी आपत्ति होना, हमें कार्रवाई होना चाहिए। तो सुना आपने ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह को क्या जवाब दिया। ज्ञानेश कुमार ने सिरे से नकार दिया, कह दिया उन्हें विपक्ष के किसी भी नेता की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया। और ये बात अमित शाह ने सदन में कही, लेकिन अमित शाह के इस जवाब को सबूत देकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने झूठ करार दे दिया। चुनाव सुधार को लेकर एक नहीं 21 सुझाव दिग्विजय सिंह ने अकेले चुनाव आयोग को दिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह को क्या जवाब दिया? नहीं, किसी की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, कौन झूठ बोल रहा है? अमित शाह ने झूठ सदन में बोला या फिर गृह मंत्री से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झूठ बोला? कोई तो है जिसने सदन को गुमराह किया। मुझे तो लगता है अमित शाह ने विपक्ष को हल्के में बताने के लिए ज्ञानेश कुमार का सहारा लेकर झूठ बोल दिया कि विपक्ष की ओर से चुनाव सुधार को लेकर कोई सुझाव दिया ही नहीं गया। ये दोस्तों सदन के जरिए एक तरह से विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठाने का तरीका है, जो पिछले 11 सालों से हो रहा है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को पप्पू बताने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए ताकि देश की जनता के बीच
ये संदेश जाए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो राजनीति की समझ ही नहीं है। उन्हें किसी भी मुद्दे का बेसिक ज्ञान ही नहीं है। वो तो भारत को जानते तक नहीं है। भारत की संस्कृति से उनका लेना देना नहीं है। दोस्तों, विपक्ष की ओर से जब भी ये दावा किया जाता है कि ये सरकार तानाशाह है, तो जवाब ये दिया जाता है, जनता ने अपना वोट देकर सरकार के मुखिया मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। क्या जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए एक तानाशाह प्रवृत्ति के नेता को तवज्जो देगी? यही बात तो दोस्तों हिटलर भी कहता था कि उन्हें जनता का मैंडेट मिला हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से वो राजकाज संभाल रहा है। अब इस तरह के तर्कों के जरिए हिटलर ने जर्मनी के लोगों पर सालों तक कहर बरपाया, लेकिन अंत कैसा हुआ ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जनता की ओर से चुने जाने की बात तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी करते हैं। क्या इन सबको जस्टिफाई किया जा सकता है? दोस्तों, मोदी शाह की लॉबी न सिर्फ देश बल्कि बीजेपी के अंदर भी अपने लिए एक ऐसा ही स्पेस की तैयारी कर रही है जहां उनको चुनौती देने वाला कोई हो ही ना। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया। शुरुआत में मुझे लगा कि ये बीजेपी की कोई रणनीति होगी। बिहार के कैबिनेट मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन सिर्फ 45 वर्ष के हैं। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अब दोस्तों, गोदी मीडिया की ओर से फैलाया जा रहा है नितिन का पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़त बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कायस्थ होने के नाते वो बंगाल के उस वर्ग से जुड़ते हैं जो सदियों से बंगाल की सत्ता और संस्कृति को आकार देता आया है। बिहार और बंगाल के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं। दोनों में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय का प्रभाव है। गोदी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है, जो बंगाल को अगला बड़ा लक्ष्य मानते हैं। भद्रलोक शब्द बंगाली संस्कृति का प्रतीक है। 19वीं शताब्दी के बंगाल के रेनेसां के दौरान ये शब्द उभरा, जब ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समुदाय ने शिक्षा, साहित्य और प्रशासन पर कब्जा किया। भद्रलोक को जेंट्री कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो कलकत्ता के कॉफी हाउस, रविंद्र सदन और दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हैं। ऐतिहासिक रूप से बंगाल की सत्ता भद्रलोक के हाथ रही है। स्वतंत्रता के बाद CPIM के 34 वर्षों के शासन में ज्योति वासु, जो कायस्थ जाति से थे, वो 23 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जबकि विधान चंद्र रॉय भी कायस्थ जाति से थे, वो भी 14 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। कुल 37 वर्ष कायस्थ मुख्यमंत्रियों के हाथ में पश्चिम बंगाल की सत्ता रही। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ थी। भद्रलोक वोट करीब 15 से 20% शहरी क्षेत्रों में निर्णायक होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भद्रलोक ही बंगाल में माहौल बनाता है। ये लोग जो करते हैं बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों, ये गोदी मीडिया इसे फैलाने में लग चुकी है, फैला रही है। लेकिन दोस्तों, यही बात आप RSS से पूछिए, यही बात नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, वो कुछ अलग ही जवाब देंगे। इसके साथ ही आप ये तस्वीर देखिए, नितिन नवीन को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लायक है। देखिए अमित शाह और JP नड्डा उनसे किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। शाह कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपा रहे हैं, JP नड्डा हाथ खींचकर उन्हें चेयर पर बिठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो इनके मार्गदर्शक हैं। एक अलग तरीके की खुशी गुजराती लॉबी के चेहरे पर दिख रही है। उन्हें सुखद एहसास हो रहा है। खुशी हो भी तो क्यों नहीं हो, सरकार के साथ ही संगठन में भी उनकी पकड़ बन गई। विपक्ष को खत्म करने के लिए तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपने आदेश पर तो मोदी शाह नचा ही रहे हैं। अब बीजेपी के अंदर भी उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, हमें इस बात की आपत्ति है।